फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नई वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस पहले से भी बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने बेसिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था और मैंने कुछ चार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। जैसे कि अब मैंने पी चार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है, एनपी चार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है और सी चार्ट के बारे में। ये 3 चार्ट्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक और डिस्कशन करेंगे। बेसिक डिस्कशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक लिंक मिल जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें है क्या। और आपको अगर डिटेल में बेसिक देखना है तो डिटेल में बेसिक देखने के लिए मैंने एक बेसिक एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी अपलोड किया, ठीक है, नाम है उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन। उसका भी जो मैं डिटेल है वो आपको मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे वो लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने 4 वीडियोस टोटल अपलोड किया था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के आसपास, यानी उसके बेसिक्स के आसपास रहेगा। बेसिक्स का मतलब सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए ये है क्या, और उसके साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं एक्स चार्ट के बारे में और आर चार्ट के बारे में, ठीक है, यानी एक्स बार चार्ट के बारे में और आर चार्ट के बारे में कि ये हमें सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। बेसिकली हम सबको पता है, यानी कि मैंने इसके पहले वीडियोस में बताया है, हम सबको इसीलिए पता है क्योंकि वो चीजें मैंने बताई है कि टोटल हमें 5 चार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें से 3 चार्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया जो क्वालिटेटिव कंट्रोल के थे, और यहाँ पे 2 चार्ट्स है जो क्वांटिटी कंट्रोल के यानी वेरिएबल्स वाले हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। बाकी ये 3 चार्ट्स हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया है। तो जिन लोगों को ये वीडियो देखना है वो यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझते हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है क्या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी की चिंता सबसे ज्यादा किसको होती है? सर बोलेंगे सर कस्टमर्स को होती है, क्योंकि कस्टमर्स वो चीज को यूज करते हैं। तो बात सही है कि कस्टमर्स को होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता होती कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। क्या कहते हैं उनको हम? मैन्युफैक्चरर। सर इनको क्यों होती है? क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट बना के लोगों को सेल करते हैं, राइट। अगर ये अपना प्रोडक्ट अपना सर्विस लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लोग कहाँ से लेंगे? यानी बेसिकली टेंशन वाले तो ये लोग, यानी सबसे ज्यादा टेंशन तो इन लोगों को होता है। अब ध्यान से समझना, ये पूरी जो डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ इसको ध्यान से समझना, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो वीएनएसयू का एग्जाम होता है, बेसिकली ये जो मैं सबसे डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने वीएनएसयू के बुक में से लिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग वीएनएसयू से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो एज ए थियोरी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। एज इट जैसे मैं बोलने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी थियोरी में बताने वाला हूँ वो सारी की सारी बुक की, हाँ एग्जाम्पल्स मेरे अपने होंगे, एग्जाम्पल्स मेरे मन का होगा, ठीक है। वो मैं बुक का एग्जाम्पल नहीं दे सकता, वो मैं अपने मन से ही बताऊंगा। आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आ रही है। ओके, तो समझते हैं यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर जो होता है बेसिकली वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोडक्ट, राइट। हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोडक्ट। अब बात को ध्यान से समझना, जब एक मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है तो उस प्रोवाइड किसको करेगा? वो किसको करता है? वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कस्टमर्स को। अब ध्यान से समझना कि ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ये प्रोडक्ट बनाता है और ये प्रोडक्ट ले जाके मार्केट में सेल करता है, और अल्टीमेटली इसको यूज कौन करता है? कस्टमर। अब देखो कस्टमर यहाँ पे बन गया भगवान, ठीक है। कस्टमर क्या बन गया इनका? भगवान। क्यों? अगर वो एक्सेप्ट किया तो इनकी लॉटरी, अगर वो रिजेक्ट कर दिया तब तो इनकी हालत टाइट, राइट। इट मींस कि बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका काम होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उसके बाद वो मार्केट में ले जाके सेल करते हैं। देन वहां पे अल्टीमेटली एक इंसान होता है जिसका नाम है कस्टमर, और वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को या तो एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है। अगर मान लो कस्टमर ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, रिजेक्ट को हम साइड में रखते हैं क्योंकि हम इतने नेगेटिव नहीं बनते हैं, हम पोपटलाल नहीं है, हम पॉजिटिव बन के चलते हैं कि अगर मान लो कस्टमर ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या? एक्सेप्ट कर लिया तो काम हो गया? एक बार सेल कर दी काम हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, है ना। चीजों से क्या होती है? उम्मीदें बढ़ जाती। जैसे अभी आईपीएल खत्म हुआ, हम सबको पता है, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, हम सबको पता है कि हमारी सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे होती है? विराट कोहली से, क्योंकि उसने एक स्टैंडर्ड स्टेब्लिश किया है और लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। यानी हम हमारे कस्टमर्स हैं और वो मैन्युफैक्चरर है, उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, एक प्रोडक्ट बनाया था जिसको कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे देखो वो कुछ भी करता है तो लोग उसको जज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरर की असली लड़ाई शुरू होती है कि प्रोडक्ट तो मार्केट में एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अब ध्यान से समझना, एक्सेप्ट होने के बाद भी उसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है।
उसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, कॉशियस होना पड़ता है, या यूं को टेक्निकल लैंग्वेज में विजिलेंट, जो हमारी बुक में विजिलेंट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अब लोगों की नजर है हमारे ऊपर। क्यों नजर है? क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो लोग हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। बात समझ में आया? तो अब ध्यान से समझो। अब हमें ध्यान देंगे, हमारे ऊपर नजर रखेंगे, तो हमारा काम है कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया था उसकी क्वालिटी को हम क्या करें, मेंटेन करें, यानी मेंटेन द क्वालिटी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड, कि ये सारी सिचुएशन मैन्युफैक्चरर को फेस करनी पड़ती। अब ध्यान से समझो कि नॉर्मली कस्टमर क्या होता है। जो कस्टमर होता है मार्केट से या तो वो गुड्स परचेस करता है, ठीक है, या कोई सर्विस परचेस करता है, या कोई एक्टिविटी परचेस करता है, ठीक है, या वो कुछ भी हो सकता है, और वॉट एवर, डजेंट मैटर कि वो क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉट एवर। अब ध्यान से समझो, ये इन सब में से वो कुछ भी परचेस करता है। तो जब वो इन सब में से कुछ भी चीजें लेता है, तो सबसे पहले वो बन जाता है जज। क्या बन जाता है? जज। और जज बन के पहला ही काम उसका होता है क्वालिटी को जज करना। किसको जज करना? क्वालिटी को। प्रोडक्ट लेने के बाद वो बोलेगा अच्छा नहीं था भाई, मत जाना दोबारा तुम। कहने का मतलब क्या है, तुमने अगर देखा होगा किसी को कोई सामान खरीदते हुए या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, तो वो आके तुमसे सबसे पहले क्या करता, तुम उसके करीबियों को बोलेगा यार वहां से, उस दुकान पे से, उस इंसान के पास से, उस पर्सन के पास से ये सामान कभी मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि मैं जज हूं, मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। आप समझ में आया? तो ये इस तरह से कुछ सिचुएशन मार्केट में चलता है, और ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना। ओके, समझाने के लिए बहुत जरूरी था, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो चीजें, तो आप एंड में लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनके भी काम आ जाएगा। और अगर चैनल पे पहली बार हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल। और अगर पहले से ही मेरे स्टूडेंट्स, आई मीन सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन मतलब यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तब तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप तो भाई मेरे लिए कस्टमर हो गए, गॉड हो गए, है ना। ठीक है, तो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। सर क्वालिटी जज कर रहा है, उसके बाद तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ क्वालिटी की, देखो नॉर्मली लोग क्वालिटी का मतलब क्या समझते हैं, जो नॉर्मल इंसान होता है या हम किसी भी बात करते हैं, तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि बेस्ट। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे सबसे बेस्ट। लेकिन एक्चुअल में क्वालिटी का मतलब बेस्ट नहीं होता है। क्यों बेस्ट नहीं होता है? क्योंकि अगर वो तुम बेस्ट बन गए तो बात ही खत्म, बाकी सारी चीजें तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो तो सारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब बेस्ट नहीं होता है। क्वालिटी का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। सर ये स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड क्या है? यहाँ से समझो कि क्वालिटी कभी भी बेस्ट के बारे में नहीं बताता है, हाँ, लेकिन क्वालिटी ये डिनोट करेगा कि ये अब इस स्टैंडर्ड का है। सर अभी कैसे पता चलेगा ये इस स्टैंडर्ड का है या नहीं है? देखो जैसे कि मैं बात करूँ, अगर तुम कोई मोबाइल परचेस करते हो, जितने लोग हो ये सुन रहे हो लेक्चर, इसका मतलब आप लोग मोबाइल में या तो लैपटॉप में सुन रहे होगे, यही दो चीजें हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली मेरे बाजू में आके बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें तुम यूज कर रहे हो, जब वो तुम मोबाइल मार्केट में परचेस करने गए होगे, तो तुमने क्या चेक किया होगा? एक बेसिक स्टैंडर्ड बना के रखा होगा कि कैमरा कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका रैम कितना होना चाहिए, उसकी बैटरी कितनी होनी चाहिए, और साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये एक हमने क्या बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर इस कैटेगरी में आ गए कि यानी रैम 4 GB या उससे ज्यादा होना चाहिए, बैटरी इतना होना चाहिए, 3500 mAh का होना चाहिए, साइज है ना 5.5 से ज्यादा होना चाहिए, कैमरा जो 8 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल, 10, जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड है तुम उसके हिसाब से सेट कर देते हो। और अगर इसके हिसाब से है, और एक हाईएस्ट क्वालिटी भी होगी जिसके नीचे ही तुम रहना चाहते हो। क्यों नीचे रहना चाहते हो? क्योंकि उसके बाद का तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे सडनली ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ पे रेडमी का यूज करो, सडनली तुम पहुंच जाओगे आईफोन के ऊपर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट के बीच में ही तुम यहाँ पे भटकते रहते हो, यानी यही बीच में रहने का काम होता है। और इसी वजह से क्वालिटी भी कभी बेस्ट वन के बारे में नहीं होता है। क्वालिटी की बात होती तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं? एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब ध्यान से समझो कि सर ये स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड जो होता है वो डिसाइड कौन करता है, इसका बेस कैसे होता है? तो ध्यान से समझना कि ये जो भी क्वालिटी होता है, ठीक है, उसका जब भी हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, यानी उसकी क्वालिटी बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? यही क्वेश्चन है मन में, सर बेस कैसे, कैसे हमें पता चलेगा कि वो चीजें सही है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें जो होती हैं, यानी इनका जो बेस होता है, बेसिकली जो भी कंपनी होती है वो क्या करती हैं
कीपिंग इन माइंड, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, कीपिंग इन माइंड कस्टमर्स लाइकिंग, ठीक है, कस्टमर्स रिसोर्सेस और कॉस्ट। कस्टमर्स रिसोर्सेज नहीं, मार्केट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये कुछ चीजें होती हैं जिनके बेस पे वो बेस डिसाइड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, क्या क्या, कस्टमर को क्या पसंद है, रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। ये सारी चीजों को बेस पे रख के, मतलब माइंड में रख के, हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीजें जो है उसको एज इट इज नोट्स में बना लेना, और एक बार बुक्स रीड कर लोगे तो इजीली एग्जाम में सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे, और इजीली शॉर्ट नोट लिख पाओगे। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में 4 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और मन में डाउट आता है, सर ये क्वालिटी क्वालिटी जो है ये सब करना क्यों होता है। एक बार, जैसे अभी मैंने कहा था ना कि एक बार कस्टमर ने प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो बात खत्म हो गई ना सर। यानी अगर कस्टमर को पसंद आ रहा है तो मतलब हमारी चीज अच्छी है। लेकिन एक बात याद रखना, याद क्या है कि नॉर्मली डायलॉग होता है ना, डायलॉग क्या होता है कि जो लाइफ है हमारी वो 100 मीटर रेस नहीं है तो मूवी का डायलॉग, लेकिन यहाँ पे पूरा अप्लाई होता है कि लाइफ जो है वो 100 मीटर रेस नहीं है। सर तो क्या है लाइफ, लाइफ क्या है हमारे यहाँ पे, मैराथन है। लाइफ क्या है हमारी, मैराथन है। सब मैराथन से क्या मतलब है आपका, मैराथन से मेरा मतलब ये है कि अगर लाइफ 100 मीटर रेस नहीं है, अगर मैराथन है, तो मैराथन का मतलब ये हुआ यहाँ पे तो एक बार जीतना होगा, यहाँ पे तो हमेशा ही तुम्हें आगे रहना पड़ेगा, है ना, हमेशा ही आगे, और कंटिन्यू एक स्पेस, मतलब कि ना एक स्पीड बना के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार जीतना होता है, लेकिन यहाँ पे हर बार जीतना होगा, और हमें कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ता है। देखो क्वालिटी इसमें भी होती है, ऐसा नहीं है, हुसैन बोल्ट का नाम लेके डायलॉग नहीं मारना कि सर वो तो हमेशा ही मेंटेन, नहीं भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लेजेंड लोग होते हैं उनको साइड में रखो, ठीक है, और उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन की है, वो 100 मीटर से आगे बढ़ चुके हैं, राइट। तो अभी जब मैराथन की मैं बात करता हूँ तो हमें क्वालिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें जो भी चीजें होती है उसको हमें कंटिन्यू करके रखना पड़ता है, हमें हमेशा उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जो क्वालिटी है वो हमेशा हमें चेक करना पड़ता है, चेक करते रहना चाहिए, उसको एक रेंज में बनाते रहना चाहिए। जैसे अभी ये मैच तो देखते होगे, तुमने देखा होगा कि जैसे स्पेशली मैं एग्जांपल दूं विराट कोहली का, क्योंकि हम राइट नाउ सबसे ज्यादा जज कौन होता है, वही बेचारा होता है। तो जब वो 50, हमने उसने एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया मार्केट में, अगर 50 to 100 के बीच में वो है तो ठीक है, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जैसे ही 50 के नीचे है, हम सीधा उसको जज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब है उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है, यानी स्टेटिस्टिकल क्वालिटी है, वो उसने कहाँ मेंटेन किया, 50 to 100 के बीच में मेंटेन किया है। बात समझ में है। इसी तरह से हर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होती है, इसी तरह से हर प्रोडक्ट का एक अपना रेंज होता है। आई होप कि ये आपको बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बता दी कि ये सारी चीजें आपको एग्जाम में एज इट थियोरी लिखने के काफी काम आएंगी। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा अपना चार्ट के बारे में समझते हैं। जो मैंने बताया था एक्स बार चार्ट और आर चार्ट पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स बार चार्ट की। किसकी बात करूंगा, एक्स बार चार्ट की, जिसको हम मीन चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन चार्ट। ओके, तो सर इसके बारे में कुछ बताओ। देखो एग्जाम में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या आते हैं, सॉल्यूशन कैसे उसका करना था, वो भी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ चीजें हैं इसके बारे में जो अक्सर कभी कभी एज अ थियोरी भी पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। ये हॉट टॉपिक है उनका एग्जाम का। और तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें सिर्फ 2 ही चार्ट के बारे में दिया है। तो इस चैप्टर में से मैंने बताया काफी मार्क्स के आते हैं, लगभग 14 मार्क्स का आता है। और आधे से ज्यादा बच्चे तो इसी चैप्टर के बेस पे पास भी हो जाते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो यही दिला देता है। ओके, तो थोड़ी थियरी चीजें हैं, थोड़ी थियरी मतलब क्या है, थोड़ी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जो समझने के लिए है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, ये बनना स्टार्ट हुआ था, मतलब जब थियरी, ठीक है, तो जब थियरी स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे 3 चीजों की बात की गई थी। किसकी सर, एक था सेंट्रल लाइन की, ठीक है, और एक था हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट, और एक था अपर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, इसको मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसको सीएल कहते हैं, इसको एलसीएल, और इसको यूसीएल। तो अभी याद रखना, मैं एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सीएल, एलसीएल और यूसीएल ही वर्ड यूज करने वाला हूँ। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि इसको सेंट्रल बोलते हैं, इसको कंट्रोल
इसको लोअर, ठीक है, इसको लोअर, इसको अपर, ये तुम्हें बस पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने एक बार आपको समझा दिया। अब ध्यान से समझो कि ये सारी चीजें जो है कैसे यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल का, अपर का, लोअर का। तो यहाँ पे जब ये लोग ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो यानी सेंट्रल यानी सीएल का फॉर्मूला दिया था म्यू, और हम सबको पता है म्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, राइट, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने बात किया था एलसीएल का, किसका, एलसीएल यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट। तो लोअर कंट्रोल लिमिट का जब फॉर्मूला बनाया था तो वो क्या बनाया था, म्यू माइनस 3 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ओके। और अपर लिमिट की जब बात की थी तो फॉर्मूला सेम टू सेम ही था, बस माइनस के बदले में क्या हो गया था, प्लस हो गया था। याद रखना, जब भी लोअर और अपर का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो लोअर में क्या होता है, माइनस होता है, और अपर में क्या होता है, प्लस होता है। ये थियरी में भी आपके काम आ जाएगा, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ओके। अब ध्यान से समझो, ये जो 3 फॉर्मूला दिया गया था, ये कौन से चार्ट का दिया गया था, एक्स बार चार्ट का, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, लेकिन सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ कि जब ये फॉर्मूला दिया था तो उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि इन लोगों को पॉपुलेशन मीन का मतलब यहाँ पे किसकी मैं बात कर रहा हूँ, म्यू की, ठीक है। पॉपुलेशन मीन और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था हमारा, यानी कि सिग्मा की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा नहीं होता था, मतलब नॉट ऑलवेज नोन, राइट। नॉट तो मैंने लिखा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट ऑलवेज नोन। इसका मतलब क्या, हमेशा ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था। जब हमेशा अवेलेबल नहीं होता था तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नहीं। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, रिजेक्ट नहीं किया है, मॉडिफाई किया। सिचुएशन को समझो, इसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था। और मॉडिफाई कैसे किया था वो देखो, ये जो म्यू है, म्यू को मॉडिफाई करके इन लोगों ने कर दिया था एक्स डबल बार। ये सर ये एक्स डबल बार क्या है, तो एक्स डबल बार का मतलब है मीन का मीन निकालना है। हमें क्या करना है, मीन का मीन निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो डबल बार निकालना था, हमें मीन निकालना था, वो कैसे बताया उसका फॉर्मूला, तो एक्स डबल बार यानी एक्स का मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार डिवाइडेड बाय एम। अब ये सर क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा एक्स बार होगा, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एक्स बार होंगे। सर बहुत सारे एक्स बार क्यों होंगे, क्योंकि हम बहुत सारे सैंपल लेके रिसर्च करते हैं, कभी भी एक सैंपल का रिसर्च नहीं होता है। हम कई सारे लोगों पे रिसर्च करते हैं, कई सारी चीजों पे करते हैं, उसके बाद जाके एक रिजल्ट मिलता है। जैसे अभी देखो ये वैक्सीन वाला भी तुम लोगों ने देखा होगा, ये जो वैक्सीन बन रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी को वैक्सीन बनाया और डिक्लेयर कर दिया कि हाँ वैक्सीन बन गई, नहीं। वो कई लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कई फेजेस में कर रहे हैं, उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ ये भाई सही है कि नहीं है। इन सेम वे ये भी है कि एक मीन नहीं होगा, हमारे पास कई सारे मीन होंगे, इसी वजह से मीन का भी मीन हमें निकालना पड़ा। बात समझ में आया। तो ये तो था म्यू को हमने मीन में इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी एक्स डबल बार में। लेकिन सर फिर ये जो सिग्मा था उसको क्या किया, तो ये जो सिग्मा था इसको भी कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किया आर बार डिवाइडेड बाई D2। अच्छा ये नया फॉर्मूला आ गया। तो आर बार का मतलब क्या होता है, तो आर बार का बताने से पहले मैं आर का मतलब बताता हूँ। आर का मतलब हमको पता है, हमने पढ़ा है, कभी कभी स्कूल लेवल में पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं रेंज। सर रेंज क्या होता है, हमने पढ़ा था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये हमने पढ़ा था। लेकिन सर यहाँ पे तो आर बार लिखा है, तो आर बार क्या हो जाएगा, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एम, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा आर बार। सर फिर ये D2 क्या है, D2 बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है, इसका टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। नॉर्मली तुम्हें इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जो क्वेश्चन होता है उसमें एज इट दिया रहता है, सिर्फ तुम्हें कॉपी पेस्ट करना होता है। एग्जाम में भी जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें भी दिया होता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। लेकिन अभी ध्यान से समझो कि ये जब वैल्यू दे दिया म्यू का, सिग्मा का, तो फिर नया जो फॉर्मूला बना, यानी जो न्यू फॉर्मूला बना वो क्या बना, देखो। तो जो न्यू फॉर्मूला बना था किसका, कंट्रोल लिमिट का, यानी CL, फिर सॉरी सेंट्रल लिमिट CL, LCL और UCL। ये जो नया इसका फॉर्मूला बना था CL का, ध्यान से देखना, ये बन गया था एक्स डबल बार, क्योंकि मीन को म्यू को कन्वर्ट कर दिया था एक्स डबल बार में। तो यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे बना था 3R बार डिवाइडेड बाय D2 सिग्मा n। सर ये सब कहाँ से आया, ये देखो ऊपर वाला ही फॉर्मूला जो है, ये कहाँ गया, ये रहा सॉरी, यही फॉर्मूला यहाँ पे नीचे कन्वर्ट किया। और हमने पढ़ा ना कि सिग्मा को किस में कन्वर्ट कर दिया था, आर बार डिवाइड बाई D2, यानी सिग्मा की जगह पे क्या रख दिया है, आर बार डिवाइड बाई D2। तो D2 क्या हो गया, नीचे आ गया, दिख रहा है कि नहीं, देखो D2 क्या हो गया, नीचे आ गया। बात समझ में आया। और सेम इसी तरह से जब UCL निकाला, तो थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह ऊपर कम पड़ जाएगी। तो जब UCL निकाला
तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूला बना, सिर्फ प्लस करना था, 3 r बार डिवाइडेड बाय d2 √n। आई होप कि अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले फॉर्मूला दिया था इन लोगों ने सिग्मा और म्यू को लेके, राइट। जब मीन का फॉर्मूला बना था, मीन चार्ट का, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया था, लेकिन कुछ चीजें क्या थी, अननोन थी, तो इसको हमें क्या किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके म्यू को कन्वर्ट किया और सिग्मा को कन्वर्ट किया, फिर एक नया फॉर्मूला बना, तो नया फॉर्मूला बना ये। अब ध्यान से समझना, स्टोरी अभी बाकी खत्म नहीं हुई है। स्टोरी ये है कि ये जो फॉर्मूला बनाया था उसमें कुछ चीजें हैं, उसमें क्या चीजें हैं मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए रुकिए, नहीं 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 नहीं, हाँ ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इतना, हाँ ये ठीक है, जो भी लग रहा है एज्यूम कर लेना, ओके। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ये इतनी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ओके। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। सर जब कांस्टेंट वैल्यू होती इतना बड़ा क्यों लिखना है, एग्जैक्टली exactly. सर जब कांस्टेंट वैल्यू होती इतना बड़ा क्यों लिखना है, तो इसी वजह से ये भाई साहब लोगों ने फिर से किया कि भाई जब ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ये पूरा का पूरा जब हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, और ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है, एन के ऊपर, ध्यान से समझो, और ये किस पे डिपेंड करता है, एन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब सबसे बड़ी बात है कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो जब कांस्टेंट वैल्यू है और ये एन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जब एन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इन लोगों ने फिर से हमारे ऊपर रहम किया और एक नया फॉर्मूला दिया। वो क्या दिया कि जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने A2 में, जो हमारा बना फाइनली फॉर्मूला। अब देखो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, अब ध्यान से देखो, Cl तो सिंपल ही है, यानी x डबल बार, LCl जो है वो है x डबल बार, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू के बदले में अब सिर्फ क्या आएगा, A2, यानी ये हो जाएगा A2 r बार, और यहाँ पे UCl इज इक्वल टू क्या हो जाए, x डबल बार प्लस A2 r बार। तो ये देखो फॉर्मूला अभी कितना अच्छा लग रहा है, कितना छोटा लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है ना, सही बन गया। तो इतना मशक्कत करने के बाद जाके आपका एक्स चार्ट का फॉर्मूला बना था। बेसिकली ये सारी चीजें इंजीनियर स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़नी होती है, वी आर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो इतनी नेसेसरी नहीं है कि ये सब कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, उनको पढ़ना जरूरी है, उनको कंपलसरी है, और उनको तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, उनके लिए कोई रहम नहीं है। हमारे लिए रहम है, हमें ये कॉन्स्टेंट वैल्यू दे दिया, और हमारे पास तो सारी वैल्यू अवेलेबल होती है, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी हमें चार्ट्स देते हैं, टेबल देते हैं, और हमारे क्वेश्चंस में भी टेबल्स दिया होता है, राइट। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन करने का सिर्फ एक रीजन था कि एग्जाम में वो लोग थियरी पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में वो लोग थियरी पूछते हैं 4 मार्क्स का, और बेनिफिट ये है कि यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट तुम्हें करना है। देखो इतनी सारी डिटेल मैंने दे दी है, अब इसके बीच में 4 लाइन की थियरी तो लिख ही सकते हो ना, बात समझ में आया कि नहीं। और जो मैंने ऊपर इतना डिटेल एक्सप्लेन किया है, इसको अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ कर लेना, बना लेना, और उसको रीड करके 1.5 पेज का तो बना ही लोगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, ये पासिंग मार्क्स के लिए तो आपको मिल गया, बात समझ में आया। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो हमें एक्स बार चार्ट का फॉर्मूला है, वो सॉरी एक्स बार, ओनली बार, नॉट डबल बार, एक्स बार चार्ट का जो फॉर्मूला है वो कौन सा याद रखना है, हमें ये वाला याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चार्ट मैंने कहा था पढ़ना है हम लोगों को, वो है आर बार चार्ट, जिसको रेंज भी बोलते हैं, याद रखना, रेंज चार्ट भी बोलते हैं, ओके। जब हम रेंज चार्ट के बारे में पढ़ेंगे इसके भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला के तो ये चलेगा नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या था वो देखो, इसका जब फॉर्मूला दिया तो सबसे पहले हमें निकालना था CL, सेम वही है, सेंट्रल लिमिट, फिर LCL, और ये UCL। तो सेंट्रल लिमिट का फॉर्मूला था R बार, ओके, और इसका फॉर्मूला था R, सॉरी सॉरी, R नहीं, पहले लिखता हूँ D3, फिर R बार लिखता हूँ, और यहाँ पे D4, फिर R बार। सर तीनों में R बार है, लेकिन आपने बार का मतलब बताया नहीं सर, ये बार क्या है। तो ये जो R बार है ये बेसिकली अभी मैंने कुछ देर पहले ऊपर बताया था, सिग्मा R डिवाइडेड बाय M है, और R का मतलब मैंने बताया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा तुम्हें याद रखना है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना था एग्जाम में, इसको अप्लाई कैसे करनी थी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले, इसलिए उसका टेंशन मत लो। फिलहाल 2 चीजें याद रखनी है, 2 चीजें क्या याद रखनी है कि एक्स बार चार्ट के लिए ये फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस A2 r बार, एक्स डबल बार प्लस A2 r बार, LCL होगा तो माइनस करना है, UCL होगा तो प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे होगा D3 r बार है, D4 r बार, यहाँ पे 3 अप्लाई होगा, यहाँ पे 4 अप्लाई होगा।
सर ये जो A2 और D3 ये क्या है, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, इसके लिए इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चारों चीजें जो है हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं वो लोग, ओके, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है। दूसरी चीज, इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा IMP है, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, उसमें भी कभी कभी इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसे पूछेंगे, ये तुम्हें फॉर्मूला मतलब LCR और UCL की वैल्यूज दे देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट द एक्स डबल बार। अगर इसकी और इसकी वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे फाइंड आउट एक्स डबल बार या कुछ भी दे देंगे, तो तुम्हारे लिए इन दोनों फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। और उसके बेस पे तुम्हें अप्लाई करके, जैसे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 2, ऐसे करके तुम्हें सॉल्व करना होता है। वो भी चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, और कल या आज ही हो सकेगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर ऐसा लगे कि फ्रेंड्स की हेल्प करना है तो उनको शेयर कर देना, और सबसे अच्छी बात कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।